जंगल की देवी या खूबसूरत डकैत। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। कॉलेज तक की पढ़ाई कर मैं नौकरी कर रही थी, लेकिन ठाकुर प्राण सिंह की नजर मुझ पर पड़ गई। मैं पढ़ी लिखी हूँ, शहर की रहने वाली हूँ, शायद इसलिए इसने मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया, वरना शायद मैं भी उसकी रखैल बनकर रह जाती। लड़की की आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। कालिया कहता भी तो क्या कहता, उसे अपने परिवार के 2 सदस्यों की चिंता और भी जोरों से सताने लगी। उसने पूछा, मेरी बीवी और बहन कहाँ है? लड़की के होठों पर एक मुस्कान आ गई। हर लड़की उनकी तरह खुशकिस्मत नहीं होती। मैं तो सुख छोड़कर इस नरक में आई थी, लेकिन तुम्हारी बहन को तो इसी नरक में आनंद आने लगा है। वो भी बेचारी क्या करे, उसने इतने बुरे दिन देखे हैं, गरीबी देखी है, शायद इन सब सुखों के सामने ये सौदा उसे छोटा ही लग रहा होगा। कालिया उसकी बातों से चौंक गया था। उसके चेहरे का भाव देखकर लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, चलो तुम्हें दिखती हूँ। वो उसे अपने साथ नीचे ले जाने लगी है और एक खिड़की के सामने अंधेरे में खड़ी हो गई। कालिया उसके पीछे से अंदर का नजारा देखकर ही दंग हो गया। बड़े से पर्दे पर फिल्म चल रही थी। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। कनक तालियां बजा रही थी और रोशनी उसके साथ बैठी हुई थी। दोनों लड़कियां किसी रानी की तरह सजाई गई थी, जैसे इस वक्त मौजूद प्राण ठाकुर की पत्नी थी। कनक तो चेहरे से ही बहुत खुश दिख रही थी, वहीं रोशनी के चेहरे पर अलग अलग भाव आ जा रहे थे। कालिया के रगों में खून जोरों से दौड़ाने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या प्रतिक्रिया करे। वो बस खिड़की से अंदर झांक रहा था। कालिया देख रहा था कि उसकी बहन कैसी हरकत कर रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो भले ही एक डाकू बन गया हो, लेकिन था तो वो गांव का एक सीधा साधा इंसान ही, जो अपने परिवार से बेपनाह मोहब्बत करता था। उसकी आंखों में आया हुआ आंसू झलककर उसकी आंखों को छोड़कर नीचे गिरा। कुछ बूंद जाकर ठकुराइन, जिसका नाम पूनम था, के कंधे पर गिर गईं। पूनम उसके सामने ही खड़ी थी। वो अपना चेहरा उठाकर कालिया को देखने लगी। वो समझ सकती थी कि आखिर कालिया के अंदर क्या चल रहा होगा। जिस परिवार को कालिया ने खत्म करने की सौगंध खाई थी, उसी परिवार के सदस्य के सामने उसकी ही सगी बहन ऐसे व्यवहार कर रही है। हवेली में मिल रहे सुख ने उसे झोंपड़ी में सीखी हुई मर्यादाओं को भुला दिया था। पूनम ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कालिया के गालों पर रख दिया। ना जाने क्यों कालिया उसे बेहद ही आकर्षित कर रहा था। कमरे के अंदर कालिया के परिवार की इज्जत कनक विक्रांत के प्रति आकर्षित हो रही थी, तो वहीं बाहर अंधेरे में खिड़की के पास खड़े विक्रांत के परिवार की इज्जत पूनम कालिया के प्रति आकर्षित हो रही थी। जहां कनक को विक्रांत के शरीर से उठने वाला इत्र का गंध मदहोश कर रहा था, वहीं पूनम को कालिया के शरीर से उठने वाली पसीने की खुशबू मदहोश किए जा रही थी। वो जानबूझकर कालिया के और नजदीक आ गई। प्राण से शादी के बाद कभी भी उसे प्यार तो मिला नहीं, लेकिन साथ ही उसे शरीर का सुख भी प्राण नहीं दे पाया। प्राण के शरीर में अब इतना दम था भी नहीं कि वो किसी नई जवान हुई लड़की की हसरतें पूरी कर सके। पूनम के लिए शारीरिक सुख कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन फिर भी कालिया की मर्दानगी की खबरें वो कई दिनों से सुनती आ रही थी। उसे मन ही मन कालिया से एक अजीब सा प्रेम भी हो गया था, जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानती थी। असल में उसे कालिया में वो शख्स दिख रहा था, जो उसके ऊपर हुए अत्याचार का बदला प्राण से ले सकता था। और अवचेतन में छिपा यही आदर या प्रेम या कहे कि आकर्षण आज बाहर आ रहा था। कालिया को भी अब ये महसूस हो रहा था कि पूनम कुछ ज्यादा ही उसके करीब आ रही है, लेकिन कालिया के मन में कोई भी गलत विचार उसके लिए नहीं उठ रहे थे। लेकिन जब कालिया ने रोशनी को विक्रांत के नजदीक देखा, तो कालिया टूट गया।
और वहाँ से जाने को हुआ। पूनम ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बुला लिया। रोशनी कहाँ है? कालिया ने कहा और पूनम मुस्कुरा दी। इतनी जल्दी क्या है? वैसे भी रोशनी विक्रांत के लिए नहीं बल्कि प्राण ठाकुर के लिए लाई गई है। पूनम ने कालिया को चिढ़ाया और कालिया ने गुस्से में पूनम का मुंह दबा दिया। वो मेरी है और मेरी ही रहेगी। कालिया की आंखों में शोले दधक रहे थे और पूरा शरीर ही गुस्से से जल रहा था। लेकिन पूनम उससे थोड़ी भी नहीं डरी, बल्कि उसकी आंखों में थोड़े आंसू जरूर आ गए। वो बोली, बहुत प्यार करते हो तुम अपनी रोशनी से, लेकिन कालिया तुम विक्रांत को नहीं जानते, वो उसे बदल देगा। तुमने देखा कि वो आज ही बहकने लगी थी, कुछ दिनों में वो विक्रांत के रंग में रंग जाएगी। फिर विक्रांत उसे प्राण के सुपुर्द कर देगा और शायद वो प्राण की दूसरी बीवी बना दी जाए। पूनम की आंखों में दर्द का आंसू था और कालिया के दिमाग में एक अजीब सी शांति। तूफान से पहले और बाद एक गहरी शांति छा जाती है। वही शायद इस समय कालिया के दिमाग में था। उसने पूनम से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? पूनम के चेहरे पर फिर से एक मुस्कान आ गई। कालिया उससे पूछ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इसका मतलब साफ था कि कालिया पूनम पर भरोसा करने लगा था। तुम मुझ पर भरोसा कर पाओगे? पूनम ने व्यंग्यात्मक रूप से कालिया से पूछा। कालिया ने कहा, इसलिए पूछ रहा हूँ, शायद इस समय में सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ। कालिया की बात सुनकर पूनम थोड़ी आश्चर्य में पड़ गई। शायद उसने सोचा ही नहीं था कि कालिया भी इतना जहीन और समझदार होगा। पूनम ने कहा, ऐसा क्या है मुझ में जो तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा दिखाने की बात कर रहे हो? कालिया के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, तुम्हारे आंसू झूठे नहीं थे, ना ही अभी है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन इतनी तो समझ है मुझे। कालिया की बात सुनकर पूनम भी मुस्कुरा उठी और बोली, अच्छा तो पहले ये करो कि यहाँ से जाओ, लेकिन पहले अपनी प्यारी रोशनी से मिलना ना भूलना। उससे मिलने का बंदोबस्त मैं कर दूंगी, लेकिन संभाल कर। यहाँ तक तो शांति है, लेकिन उन दोनों के पहरे में बहुत से लोग लगा रखे हैं ठाकुरों ने। रोशनी से मिलने का नाम सुनकर ही कालिया झूम उठा। पूनम ने कहा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी तो तुम बस उसे देख पाओगे। वो वहाँ अकेली नहीं होगी, ना ही मुझे ही उसके पास जाने की इजाजत है। तो बस देख पाओगे, बस बात करवाने का मैं बाद में इंतजाम करूंगी। कालिया का चेहरा फिर से मुरझा गया, लेकिन फिर भी वो इतने में ही खुश था कि उसे ये पता लग जाए कि उसकी बहन और बीवी को आखिर किस कमरे में रखा गया है और कैसे रखा गया है। वो बाद में और आदमियों के साथ जाकर उन्हें वहाँ से निकालने का प्रयास कर सकता था। इधर रोशनी के जाने से विक्रांत के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। वो अपने खेल में सफल हो रहा था। कालिया एक कमरे में बड़ी ही बेताबी के साथ घूम रहा था। थोड़ी देर बाद ही पूनम वहां आई तो कालिया ने उससे पूछा, कहाँ है रोशनी? कालिया की बेचैनी उसकी आवाज से ही पता चल रही थी। पूनम ने कहा, अच्छी है तुम्हारी रोशनी, फिक्र मत करो। पूनम हल्के से हंसी, फिर बोली, तुम्हारी बेचैनी सही है कालिया, लेकिन अभी तुम्हें थोड़ा तो धैर्य धरना होगा। ये कमरा सभी की नजर के बाहर ही है और तुम यहाँ खिड़की से आ जा सकोगे। बाहर ताला पड़ा होता है, इसलिए यहाँ कोई आता भी नहीं। मैं तुम्हारी रोशनी को यहाँ तक लाने का प्रयास करूँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी वो ही बहुत पहरे में है। पूनम की बात तो कालिया को सही लगी, लेकिन उसके दिल में अभी एक डर था जो उसने पूनम के सामने रख दिया। लेकिन इतने दिनों में अगर उसे कुछ हो गया तो। पूनम ने कालिया को ध्यान से देखा। उसे भी पता था कि ठाकुरों का कोई भरोसा भी नहीं है कि कब उनकी नीयत खराब हो जाए। पूनम ने आगे कहा, तुम्हारी रोशनी को कोई चोट तो यहाँ नहीं लगने दी जाएगी, लेकिन हो सकता है कि उसके साथ खेला जाए। जो माहौल अभी है
मुझे नहीं लगता कि रोशनी की मर्जी के बिना प्राण या विक्रांत उसे छूने वाले हैं। वो कभी नहीं मानेगी। कालिया गरजा, लेकिन पूनम के होठों पर मुस्कान आ गई और बोली, वो तो तुम्हें आज ही दिख गया था। कालिया, रोशनी की आज की हरकतों से तो मुझे लगता है कि वो भी जल्दी ही बहक जाएगी और बस एक बार की देर है, फिर इस रास्ते से वापस नहीं आया जा सकता। कालिया गहरी सोच में पड़ गया था। तब तो मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। पूनम ने कहा, क्या करोगे? यहाँ से उसे ले जाओगे? ले जा सकते हो। तुम्हारा आना मुमकिन हो सकता है, लेकिन उसको यहाँ से ले जाना। दोनों मारे जाओगे और उसमें तुम्हारी तरह ताकत और लचक काबिलियत नहीं है कि वो इस बड़ी दीवार को कूद जाए। कालिया जानता था कि रोशनी को ले जाना उसके लिए मुसीबत बनने वाला था। वो बोला, लेकिन मैं उससे अभी मिल तो सकता हूँ ना। पूनम थोड़ी देर सोचते रही, फिर बोली, तुमने एक चीज की गौर की कालिया? तुम इतने देर से बस रोशनी की ही बात कर रहे हो, कनक के बारे में तुमने कुछ पूछा ही नहीं। कालिया का चेहरा मायूस हो गया था। वो बोला, उसे यहाँ की खुशियाँ ही भा गई है, तो पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शायद मेरी परवरिश में ही खराबी थी जो उसने झोंपड़ा नहीं महल को चुन लिया। एक भाई की नजर से देखूं तो लगता है कि अगर वो यहाँ रहे तो ही सही है, कम से कम खुश तो रहेगी। जो उसे बचपन से चाहिए था वो सब उसे यहाँ मिल जाएगा। बचपन में वो बोला करती थी उसे महल में रहना है, नौकर चाहिए। दौलत की भूख तो उसे हमेशा से थी, लेकिन गरीबी ने सब कुछ मार दिया था। शायद इसलिए वो अपने को समर्पित कर गई और थोड़ा भी नहीं सोचा। कालिया की आंखों में आंसू थे। पूनम उसके पास गई और उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, कोई बात नहीं, शायद उसे ये चकाचौंध पसंद आ रहा होगा, लेकिन कब तक? और मैं तुमसे ये पूछना चाहती थी कि अगर रोशनी को भी ये सब पसंद आ रहा हो तो, या आने लगा तो क्या तुम उसे भी अपने साथ नहीं ले जाओगे? कालिया बुरी तरह से चौंक गया। ये सच भी हो सकता था। पूनम ने कहा, क्या तुम देखना चाहोगे कि आखिर क्या रोशनी को ये सब पसंद आ रहा है या नहीं? कालिया अवाक था। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी उससे मत मिलो। अगर तुम चाहो तो उसे देख जरूर लो। क्या पता उसे भी इस शानो शौकत की आदत लग जाए और तुम जिस पत्नी को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हो, वो पहले वाली लड़की ही ना रह जाए। ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ जाने से ही माना कर दे, या अगर पत्नी धर्म निभाते हुए अगर तुम्हारे साथ चली भी जाए तो भी हमेशा अपने फैसले पर दुखी रहे। कालिया बुरी तरह से मचल गया था। वो बेचैनी से पूनम की बात को सोचने लगा। उसका दिल कहता था कि रोशनी ऐसा नहीं करेगी, लेकिन क्यों नहीं? अगर उसे ऐसा शानो शौकत मिलता तो क्या वो छोड़ देता? अपने परिवार के लिए क्या वो ये सब छोड़ देता? कालिया इसी सोच में था। परिवार के लिए, ये शब्द उसके दिमाग में घूमा। कौन है परिवार, मेरा या रोशनी का? सिर्फ मैं ही तो ऐसा बच गया हूँ जिसे वो परिवार कह सकती है, या शायद मैं भी नहीं। रहता ही कितने दिन हूँ उसके साथ, दिया ही क्या है आज तक उसे सिर्फ दर दर की ठोकरों के सिवा। क्या वो फिर से सारी जिंदगी ऐसे ही जीने के लिए मेरे साथ चली आएगी, जबकि यहाँ उसे सारे सुख मिलेंगे, शारीरिक सुख भी। शारीरिक सुख की सोचकर कालिया के रग रग में खून का प्रवाह तेज हो गया, चेहरा तमतमा गया। वो किसी और के साथ रोशनी की कल्पना भी कैसे कर सकता था, वो भी तब जब रोशनी खुद ही किसी के साथ रहने को तैयार हो। लेकिन ये होने ही वाला था। अगर रोशनी यहाँ रहती है तो आज नहीं तो कल ये होकर ही रहेगा। ये भी हो सकता है कि रोशनी मेरी ही राह देख रही हो, और अगर मैं उसके सामने ना आऊं तो फिर उसके सामने फिर और क्या रास्ता बचेगा सिवाय इसके कि वो मर जाए या फिर प्राण के साथ रहे। नहीं नहीं, मुझे उसके सामने जाना ही होगा, वो भी मेरी ही प्रतीक्षा कर रही होगी। कालिया जोरों से बोल गया। पूनम उसे देखती रही।
और बोली, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मेरी बात पर भी गौर करना। कालिया ने पूनम से कहा, मैं सब कुछ सोच कर ही बोल रहा हूँ। अगर उसे यहाँ का सुख पसंद हो तो मैं उसे यहीं छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन अगर वो मेरे साथ आना चाहे तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक पाएगी। लेकिन पहले मुझे उसे भी ये बताना होगा कि मैं उसे लेने आ चुका हूँ, और आज नहीं तो कल उसे लेकर ही जाऊंगा। कालिया के चेहरे पर आए दृढ़ निश्चय के भाव को देखकर पूनम भी कुछ नहीं कह पाई और बस उससे विदा लेकर एक दरवाजे से बाहर चली गई। कालिया पूनम के साथ हो लिया। पूनम के दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर कैसे कालिया को रोशनी से मिलवाया जाए। उसने कालिया को एक दासी की साड़ी देकर उसे पहनने को बोला। कालिया ने अपनी धोती के ऊपर पेटीकोट डालकर और बनियाइन के ऊपर ब्लाउज डालकर वो साड़ी पहन ली, लेकिन उन बड़ी हुई दाढ़ी और मूंछों का क्या करे। पूनम की हंसी उसे देखकर ही नहीं रुक रही थी। वो मर्दाना शरीर का मालिक था और कुछ भी करने पर भी वो किसी औरत की भांति नहीं दिख पा रहा था। पूनम ने दिमाग दौड़ाया और उससे घूंघट डालने को कहा। घूंघट डालने के बाद भी उसके शरीर का क्या किया जाए पूनम को समझ ही नहीं आ रहा था। फिर भी उसने रिस्क लेने की सोची और उसे अपने साथ साथ रोशनी और कनक के कमरे की ओर ले गई। वो पहले ही जाकर अपने विश्वस्त दासी को उस कमरे में रखवा चुकी थी ताकि समय पड़ने पर वो काम आए। क्योंकि पूनम का भी उस कमरे में जाना संभव नहीं था, केवल चुनी हुई दसियां ही उस कमरे के लिए निर्धारित की गई थी, जिसमें से एक पूनम की खास थी। पूनम ने उस दासी के साथ ही कालिया को भी उस कमरे की ओर भेज दिया। उसे किसी दाई का नाम दे दिया जो वैसे ही मर्दाना ढंग की थी और औरतों की मालिश किया करती थी, साथ ही हमेशा घूंघट में ही रहती थी। दासी को समझा दिया गया था कि कह दे कि इसका मौन चल रहा है और उपवास है। बाकी प्राण अगर पूछे तो कह दे कि विक्रांत ने मालिश के लिए भेजा है, और विक्रांत अगर पूछे तो कह दे कि प्राण ने भेजा है, क्योंकि वो दोनों ही ऐसी छोटी छोटी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं देते थे। कालिया कमरे में आ चुका था और वो दासी बाकियों से बात में उलझी हुई थी। आओ दाई, इस कमरे में आओ। कालिया दूसरी दासी के पीछे हो लिया। कालिया ने जितना देखा था वो समझ गया था कि आखिर क्यों कनक यहाँ की दीवानी हुई जा रही थी। अभी वो उनके बाथरूम में थे जहाँ बड़ा सा टब था जिसमें 2-3 आदमी आराम से आ सकते थे। हल्के गुनगुने पानी में गुलाब के फूल तैर रहे थे जिससे रोशनी का शरीर ढका हुआ था। जितना बड़ा वो बाथरूम था उतना बड़ा तो कालिया का पूरा घर भी नहीं था। आलीशान टब और बड़ा सा रोशनदान जहाँ से धूप छनकर आ रही थी। इत्र की खुशबू से कालिया की नाक ही भर गया थी। उसे लगा कि वो स्वर्ग में है। कालिया ने रोशनी को देखा। वो आंखें बंद किए हुई आराम से लेटी हुई थी, जैसे उसे दुनिया की कोई भी खबर या फिक्र ना हो। उसके सिर के पास बैठी हुई एक दासी उसके कंधों को हल्के हल्के से मालिश कर रही थी। उसे देखकर ही कालिया का मनोबल थोड़ा टूट गया। सच में वो कितने सुख में है, उसने अपने मन में कहा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और कनक वहां आई। उसे अपने जालीदार घूंघट से देखकर ही कालिया के होश उड़ गए। क्या भगवान, अब यही दिन देखना बच गया था। वो फिर से मन ही मन रो पड़ा। कनक हल्के हल्के से हंसती हुई आकर रोशनी के उस टब में आ गई। तभी वहां पूनम की चहेती दासी भी आ गई और सिर झुकाकर एक ओर खड़ी हो गई। कनक उसे देखने लगी। दोनों की नजर मिली और दोनों ने हल्के से मुस्कान आपस में बिखेर दी। कनक की बात सुनकर कालिया को और भी पीड़ा पहुंची थी। उसकी बहन उसकी ही बीवी से ऐसी बात कर रही थी। रोशनी ने आंखें खोली। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा शांत। वो दुखी थी जो उसकी आवाज से ही पता चल पा रहा था, लेकिन वो रो नहीं रही थी, शायद बहुत रो चुकी थी।
कनक ने रोशनी की मालिश कर रही दासी को वहां से भेज दिया। अब कमरे में बस पूनम की दासी, कनक, रोशनी और कालिया थे। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।